3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर रक्त संचरण के लिए 251 यूनिट रक्त किया एकत्रित। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ने लगाया रक्तदान शिविर। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संत कंवरराम धर्मशाला पड़ाव में आयोजित किया गया। शिविर में 251 रक्तदाताओं के द्वारा रक्त का दान किया गया। कैंप का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह के द्वारा किया गया। कैंप की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल जैन के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सामरिया और डॉक्टर दिनेश मौजूद रहे। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि कैंप में अजमेर, किशनगढ़, सरवाड़, परबत्सर, नसीराबाद के रक्तदाताओं के द्वारा रक्त का दान किया गया है। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की सरकारी नियमों की सख्ती से पालना की गई। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। पारवानी के अनुसार अजमेर में क्षेत्रवार स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाया जाएगा ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। Audio Jungle. आज अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में जो ब्लड डोनेशन कैंप आज संत कंवरराम धर्मशाला में किया जा रहा है, इसके लिए इसके संयोजक मिस्टर पारवानी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने थैलेसीमिया के मरीजों को बहुत सालों से जोड़ के रखा हुआ है और नियमित रूप से खासतौर से इस कोरोना काल में भी वो जिस तरह से ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित करवा रहे हैं और यहाँ आने वाले सारे लोग वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आज इस मौसम में भी कितने लोग ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि हर आदमी इन मरीजों की सेवा करना चाहता है। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज ये हमारा 67 कैंप लगाया जा रहा है संत कंवरराम धर्मशाला अजमेर में, क्योंकि पूर्व में भी हमने यही कहा था कि हर तहसीलवार ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा, क्योंकि इस सोसाइटी के अंतर्गत 232 बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं और उनको निरंतर रक्त संचरण के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जो जेएलएन ब्लड बैंक के द्वारा आपूर्ति की जाती है। इसी संदर्भ में हमने ये आयोजन किया है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि हमारा कम से कम 300 यूनिट डोनेशन कराया जाए, ताकि समस्त बच्चों को किसी प्रकार की ब्लड चढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं हो और निरंतर रक्त संचरण के लिए ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। हमारे यहाँ पे अजमेर, बरू, डेगाना, नागौर, किशनगढ़, ब्यावर समस्त तहसीलों से भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप की विशेषता ये है कि यहाँ पे नवयुवकों के द्वारा ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है। इवन जो नौजवान लड़कियां हैं उनके द्वारा ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है, ताकि इतना उत्साह देखते हुए हमें पूरा आशा है कि इसमें 300 यूनिट का लक्ष्य जो पार कर जाएंगे और इसी प्रकार से हमें जनता का, अजमेर का, संभाग का सहयोग मिलता रहेगा। उम्मत ह्यूमन हेल्थ संस्था अजमेर के द्वारा ऑनलाइन फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन। कोचिंग सेंटर में कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। उम्मत ह्यूमन हेल्थ संस्था अजमेर के द्वारा रविवार को ऑनलाइन फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया।
कोचिंग सेंटर में कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कोचिंग सेंटर का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन द्वारा फीता काटकर किया गया। बाद इसके तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। सदारत मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी साहब निगरा सुन्नती दावत इस्लामी ने किया। इस मौके पर मनशेर खान, मौलाना सैयद मेहंदी मियाँ, खादिम जनाब मंसूर खान, सदर पंचायत अंदर कोटियान मुख्तार रहमान, हाजी चांद खान, पूर्व पार्षद मुख्तार नवाब, मौजूदा पार्षद वाहिद, मास्टर सोहेल चिश्ती, डॉक्टर नवाजुल हक सभी ने उम्मत संस्था की हौसला अफजाई की और हर कदम पर साथ देने का वादा किया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन ने अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकारी स्कीमों की जानकारी देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उम्मत संस्था के मेंबर अलीमुद्दीन, वाजिद असलम, मोहम्मद अली, सैयद इलियासल, सफदर, कमाल और इमरान ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल कर व्यवस्थाएं संभाली। प्रोग्राम का समापन सैयद मेहंदी मियाँ की दुआ के साथ किया गया। Audio Jungle. आज अंदरकोट स्थित बड़वा मस्जिद के पास के अंदर उम्मत फाउंडेशन का इनॉग्रेशन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अधिकारी जलालुद्दीन साहब और दरगाह हज़रत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खुदाम में ख्वाजा जनाब मेहंदी मियाँ साहब, आरिफ हुसैन साहब सब लोग थे। उम्मत फाउंडेशन का जो हमारा मकसद है, उसका मकसद ये है कि जो एजुकेशन के अंदर हमारी कौम जो पिछड़ गई है, उसको सही गाइडलाइन दे कर के सही गाइडलाइन दे कर के उसको अपनी दिशा में आगे भेजना है। हमारा यहाँ पर 9 to 12 का आज एजुकेशन कोचिंग का चालू किया है। इसी के अंदर हम काउंसलिंग सिस्टम भी इसके अंदर रहेगा हमारा, और आगे जो बच्चे 12th बाद पढ़ करके अच्छे जो रिज़ल्ट आते हैं, जो क्रीम लेयर है, उसके ऊपर हम RS IAS या डॉक्टरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसके अंदर हम उम्मत फाउंडेशन उसकी पूरी तरह मदद करेंगे। किस तरह के बच्चे पात्र होंगे और कौन कौन सी क्लासों को किस तरीके से एजुकेशन दी है? भाई हम अभी जो शुरुआत हमने करी है 9 to 12 तक की शुरुआत की है। इसमें बच्चों को स्कूलिंग टाइम से ही उनको प्रिपरेशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो 12th बाद अपना माइंड सेटअप रख सकें कि हमें जिस फील्ड में जाना उसी में मेहनत करें। बच्चों को एडमिशन के लिए किस चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्या क्या भेजना है? बच्चों को के लिए एक आधार कार्ड चाहिए, उसका 8th की 9th के अंदर अगर वो करता है तो 8th की मार्कशीट चाहिए होगी, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी जो डिटेल है KYC वगैरह की। इसके अंदर हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। मोहम्मद अलीमुद्दीन, सदस्य उम्मत फाउंडेशन। आज हमने अंदरकोट बड़वा मस्जिद के पास के अंदर हमारा पहला कोचिंग सेंटर उम्मत फाउंडेशन कोचिंग सेंटर खोला है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे एजुकेशन कम है, हम वहाँ पर ये एजुकेशन दें। और सबसे अच्छी बात हमने ये करी है कि हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें निःशुल्क दे रहे हैं। यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई है, सब कुछ है, वो सब कुछ चीज़ दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को जिनकी उनको ज़रूरत है। इवनली हम उनके लिए जो सरकार की तरफ से जितने भी छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री है। हमारा कोई चार्ज नहीं होगा, किसी भी चीज़ का हम चार्ज नहीं लेंगे। बस हाँ, उनको यहाँ पर आकर के अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए उनको अपनी पूरी की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, जिसके अंदर उनका फ़ोटो चाहिए और उनका एक आधार कार्ड चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। जो भी सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, जो उनको कमी लगती है, जो भी चीज़ है। इवनली हमने जो स्टार्ट करा है वो 9 to 12 करा है, तो बुनियादी हमने 9वीं और 10वीं से स्टार्ट करा। 11 और 12 के अंदर हमने साइंस स्ट्रीम रखी है। इस साइंस स्ट्रीम के अंदर उनको जितनी भी जैसी भी मदद चाहिए, इवनली हम प्रैक्टिकल के ऑनलाइन क्लासेस सारी की सारी चीज़ें हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। छात्र छात्राओं के लिए फीचर्स अलग-अलग? जी हाँ, हमने यहाँ पे ये चीज़ एक अलग रखी है कि जो छात्र होंगे, जो लड़के होंगे उनका बैच अलग होगा और जो लड़कियाँ होंगी उनका बैच अलग होगा। इसके साथ साथ दीनी तालीम तो हम देंगे, लेकिन हम ज़्यादातर जो अभी फोकस कर रहे हैं वो दुनियावी तालीम के ऊपर है
कि ताकि वो दुनिया के अंदर जाकर के जो भी अपना मुस्तकबिल है वो अपना रोशन कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 अगस्त 2021 का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशियों का दिन है। अंदरकोट से एक फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन का नाम उम्मत फाउंडेशन है, इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए, और फ्री कोचिंग के ताल्लुक़ से भी इन्होंने पक्का इरादा कर लिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हौसलों को और बनवाए और हमारे मुल्क में इल्म की रोशनी खूब से खूब तर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की रोशनी फैले। मैं दुआ करता हूँ गरीब नवाज के सदक़े से कि इनकी दयार में खूब कामयाबी लोगों को हासिल हो और आला किस्म की आगे चलकर वो तालीम हासिल करें। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने खोला विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा। विधायक रावत को बताया पुष्कर की दुर्दशा का जिम्मेदार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पुष्कर के भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला और उल्टे उन्हें ही कटघरे में खड़ा करते हुए पुष्कर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। श्रीमती अख्तर ने कहा कि विधायक रावत ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समक्ष पुष्कर की 99.99% समस्याओं का समाधान कर दिए जाने का दावा किया था, जब उनके हिसाब से पुष्कर में कोई समस्या बची ही नहीं थी, तो फिर आज वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान किस मुंह से चला रहे हैं। नसीम अख्तर ने आरोप लगाया कि अपने पिछले कार्यकाल में विधायक रावत ने एक पुस्तिका छपवाकर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 2600 करोड़ रुपयों के विकास कार्य करवाने का भी दावा किया था। पुष्कर हॉस्पिटल के लिए खरेकड़ी रोड पर आवंटित की गई बहुचर्चित जमीन विवाद के मामले में नसीम अख्तर ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की भावनाओं के अनुरूप पुष्कर को नए हॉस्पिटल की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन आम जनता की भावनाओं को दरकिनार करके जिस तरह से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने मनमर्जी चलाते हुए खरेकड़ी रोड की जमीन का आवंटन किया, वो सरासर गलत है। पुष्कर में हॉस्पिटल यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप तहसील के पीछे वाली जगह पर ही बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर भी आम जनता की भावनाओं से अवगत करवाया है। नसीम अख्तर को उम्मीद है कि जल्दी हॉस्पिटल की जगह में बदलाव होगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार निर्णय लेगी। नसीम अख्तर का आरोप है कि जब पिछले 10 सालों से भाजपा के सुरेश सिंह रावत यहाँ विधायक हैं और पालिका बोर्ड में 10 सालों से भाजपा बोर्ड का कब्जा है, तो फिर पुष्कर की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार कैसे हो सकती है। आज यहाँ जो भी समस्याएं हैं उसके लिए केवल और केवल भाजपा के नेता ही जिम्मेदार हैं। इसलिए उनकी मांग है कि इनके 10 सालों के संपूर्ण कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई उजागर हो सके। पानी आया, इंद्रदेव की मेहरबानी हुई, तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा पुष्कर राज में सरोवर में अच्छा जल आया, जल स्तर बढ़ा है, लोगों के चेहरों पर खुशी है, अच्छी बारिश हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महोत्सव की शुरुआत की, उसके तहत हमने भी गनाड़ा में वन विभाग के अधिकारियों और पंचायत के संयुक्त अभियान के तहत पौधारोपण किया। 500 किटों का वितरण किया गया औषधीय पौधों का। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करती हुई, सावन है, सावन की बधाई देना चाहूँगी। अच्छी बारिश से शुरुआत हुई है सावन की। आज मैं एक बात माननीय एमएलए साहब ने कहा था कि हल्ला किस पे बोला जाता है। सरकार ने काम करने के पूरे प्रयास किए। आप विधायक हैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के, तो आपका बनता है कर्तव्य कि पुष्कराज की जनता के जो काम है, जो प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं को आप पूरा करें। आपने पहले कहा 99% काम हो गए, तो 99% काम हो गए तो फिर काम बचा क्या। पिछले सरकार में आप संसदीय सचिव थे, विधायक थे, सरकार आपकी थी, तो फिर 99% काम हो गए तो फिर बचा ही नहीं कुछ। 99% होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। 2500 करोड़ के काम हो गए तो पुष्कर की काया पलट हो जाती। क्या 2500 करोड़ रुपए पानी में बह गए? न सड़क है न पानी की व्यवस्था है। सरकार ने अभी विधायक कोष 5 करोड़ का कर दिया, पहले कोरोना में दिया, कल रिलीज भी कर दिया सीएम साहब ने। क्या 5 करोड़ एमएलए ही खर्च करेंगे?
5 करोड़ की विधायकों की अनुशंसा पर रोडें दी गई, तो ये 5 करोड़ की रोडें अगर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आएगी तो एमएलए की अनुशंसा पर आएगी, फिर रोडें में टूटी हुई क्यों है? मैं तो सवाल उनसे करना चाहूंगी कि 5 करोड़ का फंड, 5 करोड़ की रोडें, यहाँ तक कि आपके पास नलकूपों का पैसा सरकार ने एमएलए को दिया है, हैंडपंप पूरे आपको दिए हैं, पीएचडी का जितना भी पैसा एमएलए को दिया गया, तब पेयजल की समस्या क्यों? और क्यों सड़कों की समस्या है, क्यों और समस्या है? और पुष्कर राज में स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, ये पिछले 5 साल में विधायक भी थे और सरकार भी थी, बोर्ड भी इनका था और अभी बोर्ड भी इनका है, अभी भी बोर्ड इनका ही है, काम में कमी क्यों? फिर भी जब पुष्कर राज की बात आती है ना, माननीय मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया, मैंने उनसे मांग की डीपीआर बनाकर पुष्कर राज के जो सरोवर में गंदा पानी जाए उसकी रोकथाम के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की, लगभग डीपीआर बनकर जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि कोरोना का काल था तो वो इसलिए डिले हो गया। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं 27 तारीख को मिली हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि डीपीआर जैसे ही बनती है आप उसको बजट को रिलीज करें, ताकि पुष्कर राज की जो वर्षों पुरानी समस्या उसका समाधान हो सके, पुष्कर राज का जल स्वस्थ और निर्मल रह सके, लोग उसको, क्योंकि पूजा भी होती है, आचमन भी करते हैं, तो बहुत जरूरी है। तो स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, चाहे मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलना पड़े, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा मैं इस प्रयासरत रहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट का जो डीपीआर बनेगी हम चाहेंगे कि उसका बजट रिलीज करें। मैडम, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि सरकार नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है अनिल जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने काम किया, चाहे पुष्कर थाने की बात हो, चाहे एसडीओ बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे 48 करोड़ 36 लाख का सरोवर की खुदाई का काम हो, सब काम हमने कराए। उन्होंने एक आध भी कराया तो बता दे, या तो पेन कॉपी लेकर जनता हिसाब कर देगी, और जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया तो उस मैंडेट का सम्मान तो उनको करना चाहिए ना। पुष्कर राज की जनता ने उनको दूसरी बार एमएलए बना दिया, और एमएलए बनाकर सेवा के लिए एमएलए बनाया, तो उनका फर्ज बनता है कि पुष्कर राज का जो सरोवर का करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसमें एक नलकूप तो करवा ही नहीं सके, एक बोरिंग तो खुदवा नहीं सके। हमने जन सहयोग से तीर्थ पुरोहितों ने खुद ने खुदवाया बोरिंग, और जवाहर फाउंडेशन के जुंझुनवाड़ा की संस्था से हमने बोरिंग करवाया। इन्होंने एक बोरिंग का पैसा तो दे देते, अब तो इंद्रराज मेहरबान हो गए तो उसके राज में 10 फीट पानी आ गया, तो ये बहुत बड़ी उस भगवान की कृपा है। 1.5 सालों से जब से सरकार आई है राज्य में कांग्रेस की, तो वो आरोप लगा रहे कि हमारी सुनते कैसे नहीं, जो 5 करोड़ का फंड है वो एमएलए के पास है, और 5 करोड़ का फंड है। कोरोना आया, कोरोना जैसी महामारी पर ये लोग तो घरों में दुबक गए, और हम लोग जनता के बीच खड़े थे, लोगों को ऑक्सीजन दिला रहे थे, हॉस्पिटलों में भर्ती करा रहे। ये तो ये कह के बच रहे हमारी सरकार ने, क्यों बच रहे हो? जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। मैं एमएलए का चुनाव हार गई, तब भी ये कहती हूँ सरकार के स्तर पर जो भी काम होंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से, संबंधित मंत्री महोदय से जाकर मैं काम कराने का पूरा प्रयास करूंगी कि पुष्कर राज की सेवा जितनी भी करी जाए कम है। पुष्कर राज एक आदि अनादिकाल से तीर्थ स्थान है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसका सम्मान हमें करना होगा, और हम चाहेंगे जितना भी पुष्कर राज में काम करे कम है। अभी जो खरेकड़ी रोड पे हॉस्पिटल बनना जा रहा है उसकी कवायद चल रही है। देखो, सबसे पहले तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी जब चिकित्सा मंत्री बने थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा था पुष्कर राज में उन्होंने जमीन देखी ना, तहसील के पीछे उन्होंने जमीन भी देखी, चिन्हित भी कर ली थी। ये तो अधिकारियों की, मैं तो ये कहूंगी कि अधिकारी अपनी मन मर्जी कर उसको खरेकड़ी रोड पर लेकर गए। मेरा आरोप है सरकार तो चाहती है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, पुष्कर राज में जब तहसील के पीछे जमीन पड़ी है तो आप दूसरी संस्थाओं को देने के बजाय पुष्कर के हित की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। कोरोना की 2 लहर से देश जूझ रहा है, तीसरी लहर आने वाली है, तो हॉस्पिटल तो शहर में ही बनना चाहिए। मैं तो पुष्कर की जनता के साथ हूँ। अधिकारियों ने अगर कोई गलती की है तो अधिकारियों की नेग्लिजेंसी है। ये सरकार तो चाहती है कि अपने स्तर पर यही हो, और अधिकारियों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए या अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उस जमीन का चिन्हीकरण खरेकड़ी रोड पर ले जाकर किया, जबकि यह जमीन आज भी उपलब्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कागज आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी समय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा मंत्री जी से मैं मिलकर बात करूंगी इस मामले में। चिकित्सा मंत्री जी भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, 100 बेड का हॉस्पिटल बनना बहुत अच्छी बात है,
और लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब खरेगड़ी रोड बनेगा तो फायदा किसको होगा? एक जंगल में हॉस्पिटल बनेगा, एक गांव में हॉस्पिटल बनता है तो उसकी बहुत महत्व होता है। एक बड़ी समस्या मैडम की एक तो पूरा पुष्कर खुदाव पड़ा भूमिगत लाइन के तहत, और दूसरी हाल ही में जो ब्रह्मा मंदिर की पोस्ट से जो सड़क बनाई जा रही है वो लगभग सभी जगह ऊपर बनाई जा रही है, और लोगों के घरों में, दुकानों में, मंदिरों में पानी जा रहा है। मुझे देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों मुझे आज आप लोगों ने बताया तो मैं अभी जाके देखूंगी कौन ठेकेदार, उससे हम बात करेंगे, उसको कहेंगे भाई थोड़ी खुदाई करके फिर लगाओ ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, दुकानों में पानी नहीं जाए, घरों में पानी नहीं जाए, लोगों के खुद के बननी चाहिए, खुद वो रोड है ना खुद के फिर बननी चाहिए। ऐसी बात आई थी, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन ने कहा इनके खिलाफ राजकारण बाधा का मुकदमा दर्ज कर लो, आप विरोध नहीं कर सकते हो। ये क्या लोकतंत्र? ऐसा कौन सा प्रशासन है जो सरकार काम तो डेवलपमेंट का होता है तो जनता की सहमति से होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट का काम है अच्छाई के लिए करते हैं तो उसकी जनता की सहमति भी उसमें होनी चाहिए, और जनता को सुविधा के लिए अगर कोई काम होता है तो जनता की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अपन उनको दुख देने के लिए कोई काम करे तो वो विकास कार्य किस काम का? विधायक राहत का जैसे एंटी प्लाजा और सुरंग के मामले में कहना है कि आप इस मामले में सियासत कर रही है कांग्रेस सरकार, और कुछ अरे तो 5 साल एमएलए साहब उस सरकार में संसदीय सचिव थे, आज भी बोर्ड उनका, आज भी एमएलए वो है, फंड उनके पास है। सुरंग बनाना चालू तो करो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मिलूंगी और कह देती हूँ सुरंग बनाने काम तो चालू करो तो सही। खाली कागजों में बनाने से कुछ नहीं होता, मेरी तरह करो ना। ये डीपीआर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिली हूँ, ये कागज देख लो, मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, डीपीआर बनते बजट दो, और इसके लिए मैंने बार जाना पड़ेगा तो जाके मैं सरोवर की समस्या का समाधान आप सबका सहयोग लेके करना चाहूँगा। तो मैं पुष्कर तो पूरे दुनिया में एक है, बार करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से होना चाहिए ना। जल्दी देखो, पहले हुआ था, सरकार बदल गई, 17 करोड़ की डीपीआर भी बनी थी, आपको भी पता, बजट में घोषणा भी हो गई थी, पर सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही बीजेपी की सरकार आ गई तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हो गई कि नहीं हो गई? उन्होंने 17 करोड़ को 4 करोड़ पे लाके छोड़ दिया, एक चैम्बर बना दिया, चैम्बर से कोई पानी जाता है क्या? विधायक रावत का जैसा कहना था कि 99% काम हुए हैं, 2500 करोड़ के काम यहाँ पे हुए हैं। हाँ, आपको लगता है वैसा काम नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस सरकार में उनके खिलाफ सभी विकास कार्यों की कोई जांच सरकारी स्तर पर कोई पोल गोल अभियान चलाया जाए? ये पोल गोल अभियान तो चलाएंगे हम, तो प्रत्येक मैं तो ये कह रही हूँ 2500 करोड़ रुपए गए कहाँ? यह जमीन निकल गई, आसमान खा गया कि पानी में बह गया, पुष्कराज में बह गया, कहाँ गए वो 2500 करोड़? मुझे तो कहीं दिखते नहीं है। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं आज तक किसी भी तरह की। इनको तो सिर्फ पत्थर लगाना आता है, विकास कार्य जो कांग्रेस ने कराया ना उन पे पत्थर लगाने का काम करते हैं। सुनो, कॉलेज हमने बनाई, भवन हमारे 4 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए, और 12 बीघा जमीन की 6 बीघा ही कर दी। यूजीसी कॉलेज कभी नहीं बन सकता। मैं 12 बीघा होगी ना, नगर पालिका में बोर्ड इनका है, 12 बीघा जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिए तब यूजीसी कॉलेज होता है। कॉलेज के नॉर्म्स यूजीसी के जब पूर्ण होते हैं जब 12 बीघा जमीन हो कॉलेज की। अब यूजीसी का नियम ही फॉलो नहीं करके इन्हें 12 बीघा हमने अलॉट कराई, इन्होंने 6 बीघा ही कर दी। क्यों भाई? भूमाफिया को संरक्षण देने के काम करना है ये तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खेल मैदान इसलिए नहीं बना ना, सीएम साहब के पत्थर को ये उखाड़ के ले गए। इनपे तो सीएम साहब के पत्थर जो शिलान्यास के पत्थर ये ले गए, और कॉलेज सुनो, ये कॉलेज का उद्घाटन करने फटाफट जाते, कुछ काम करके खुद का काम करके उद्घाटन करो तब मैं जाऊं, मैं और माला बनाऊंगी। लो चलो, आप सुरंग की कह रहे, सुरंग का पैसा तो दो, आपके 5 करोड़ है, 1 करोड़ तो दे दो, डीपीआर के दे दो 1 करोड़। कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं है पर इस मामले में घोटाला हुआ, इस मामले में घोटाला हुआ यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई जांच सरकारी बदली कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई जांच वगैरह आज तक नहीं हुई। तो क्या विधायक आप मांग करते हैं विधायक के काल में जो 2500 करोड़ के काम हुए? हाँ, मैं तो ये कहूंगी ना। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने गनाहेड़ा में वृक्ष लगाकर किया वन महोत्सव का शुभारंभ। वन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया वन महोत्सव। वन विभाग व पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को वन महोत्सव का शुभारंभ पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने वृक्ष लगाकर किया। विधायक रावत ने बताया कि वन महोत्सव अभियान के दौरान प्रत्येक परिवार को गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ व तुलसी सहित कुल 8 तरह के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। पौधे वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड का विवरण दर्ज किया जाएगा। पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के लिए घूघरा और पचकुंड नर्सरी में, सिलोरा के लिए बावड़ी नर्सरी में पहले चरण में वितरित किए गए करने के लिए पौध तैयार कर ली गई है और दूसरे चरण के लिए पौध तैयार की जा रही है।
वृक्षों की कटाई होने के कारण वृक्षों की कमी होने से बारिश समय अनुसार पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। वृक्ष सभी को प्राण प्रदाता हैं। जहां सघन वृक्षावली होगी वहां बारिश भी अधिक आकर्षित होगी। रावत ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करते हुए कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी की कृपा से तीर्थ नगरी पुष्कर में अच्छी बारिश से पवित्र पुष्कर सरोवर में 17 फीट पानी की आवक हुई है, जिससे सभी श्रद्धालुओं में हर्ष व्याप्त हुआ है। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर कई दिनों बाद मानसून मेहरबान हुआ और लगभग 11 फीट पानी तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में आया। और आज मैंने पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने तीर्थराज पुष्कर की कच्ची बस्तियों और विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और मुझे देख के खुशी हुई कि यहाँ के हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु आए, पर्यटक आए और अधिकारियों को मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए या पर्यटक स्थलों के रखरखाव के लिए। और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर का पर्यटक और श्रद्धालु दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और आज हमारे साथ ही हमने प्रमुख स्थानों के दर्शन किए। खानाबदोश हत्याकांड में पुलिस ने 1 घंटे में पाई कामयाबी। हत्यारा खानाबदोश आया पुलिस गिरफ्त में। दिल्ली गेट पर शनिवार को दिन दहाड़े खानाबदोश 2 युवकों के बीच हुई जंग में एक खानाबदोश द्वारा दूसरे खानाबदोश की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 घंटे में ही आरोपी कानपुर उत्तर प्रदेश के संजय नगर निवासी हाल खानाबदोश मोहम्मद सलीम उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा मृतक खानाबदोश की शिनाख्त मध्य प्रदेश गोंडा जिला निवासी जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने जाकिर हुसैन के परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खानाबदोश मोहम्मद सलीम उर्फ सनी शहर में कचरा बीनने का काम करता है और अक्सर मलंग खानाबदोशों के साथ ही रहता था। इस बीच जाकिर हुसैन और सलीम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने हथियार से जाकिर को गला रेत कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर सलीम उर्फ सनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो मर्डर हुआ था उस संदर्भ के अंदर उसके दो खानाबदोशों की जो लड़ाई हुई थी, एक खानाबदोश दूसरे खानाबदोश के ऊपर कोई धारदार से हथियार से वार किया था, जिसके अंदर उसकी दौरान इलाज हॉस्पिटल गई, उसकी मृत्यु हो गई। इसके ऊपर थाने पे रिपोर्ट प्राप्त की जाकर के मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित हुई और आरोपी की शहर में तलाश की जाकर के एक व्यक्ति सलीम उर्फ सनी पुत्र मोहम्मद चांद जो कानपुर यूपी का रहने वाला है, जिससे लाकर के पूछताछ की गई, जिसके विरुद्ध जुर्म प्रमाण के आधार गिरफ्तार किया गया और उसे अनुसंधान जारी है। सर, ये आरोपी कहां से गिरफ्तार किया गया था? आरोपी हमारी सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी इसकी कोई वारदात थी? इसके पहले इसकी वारदात मतलब अनुसंधान जारी है। जैसे रिमझिम बारिश के साथ जुलाई महीने को दी विदाई। अगस्त महीने का मूसलाधार बारिश ने किया स्वागत। रविवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश ने 1 घंटे में शहर के कई हिस्सों को डुबोया। सावन महीने में मानसूनी बारिश का इंतजार करते शहरवासियों को जुलाई माह के अंतिम दिन पूरे दिन रिमझिम बारिश ने भिगोया, तो वहीं अगस्त माह का स्वागत अल सुबह 5 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने किया और कुछ ही देर में शहर के अनेकों हिस्से जलमग्न हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्मार्ट सिटी अजमेर में इन दिनों अनेकों विकास के कार्य चल रहे हैं, जिनमें पानी की पाइपलाइन डालने का काम, सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम, अंडरग्राउंड केबल डालने का काम जैसे काम किए जा रहे हैं, जिससे शहर की सड़कें पहले ही उधड़ी हुई हैं। ऐसे में मानसूनी बारिश ने शहर की हालत और ख़राब कर दी। जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाने से कई दुर्घटनाएं भी हुई। वहीं आना सागर एस्केप चैनल की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के चलते निचली बस्तियों में कई फुट पानी भर गया। कॉलोनी की गलियां जलमग्न हो गई, बस्तियों के मकानों में पानी घुस गया। ऐसी अनेकों तस्वीर रविवार को देखने को मिली, जिससे नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दी।
अजमेर में बीती रात से झमाझम बारिश का दौर चल रहा था, लेकिन रविवार सुबह 5 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। घनघोर घटाओं ने करीब आधा घंटा अजमेर को जमकर भिगोया। वैशाली नगर, पंचशील, शास्त्री नगर, भजनगंज, गुलाबबाड़ी, नाका मदार, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, ब्यावर रोड, नाका मदार, चंद्रबदाई नगर, रामगंज में तेज बरसात हुई, जिससे इन इलाकों की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। बरसात से अजमेर शहर की निचली बस्तियां जैसे नगरा, भजनगंज, बिहारीगंज, गुर्जर धरती, राबड़िया मोहल्ला आदि कई क्षेत्रों में पानी भर गया। यह दृश्य भजनगंज स्थित हरिओम मार्ग का है, जहां पर घरों में पानी भर गया है। तो पहली बारिश का कमाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा और नाले साफ नहीं हुए तो आगे आने वाले दिनों में यह पानी तबाही मचाएगा। कितना नुकसान करेगा, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा है, यहाँ तो बाढ़ की हालत है इस टाइम। नाले बिल्कुल सफाई नहीं होती है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है नालों की तरफ। सब जगह देखो नालों के डंडे टूटे पड़े हैं, नाली भरी पड़ी हैं सारी, कोई काम नहीं करते सरकारी आदमी। अच्छा, तो ये नाला किस तरह से चल रहा है? ये नाले क्या सिविल लाइन डालने से ये पानी रुक जाता है बहुत। वो पानी आता है सीधा आना सागर का, इससे ये सारे पानी आसपास के रुक जाते हैं। इससे यहाँ के रहने वालों को बहुत परेशानी है। अंदर मकानों में पानी भर गया, स्कूल के अंदर पानी भर गया, सेंट थॉमस के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर पानी भर गया। इतनी परेशानी है कि आदमी कैसे रहे यहाँ। ये नालों की सफाई ढंग से होनी चाहिए। देखिए, ये है सुखदेव भवन के पीछे पाल बिचला हरिजन बस्ती। यहाँ पे जब से बारिश सुबह से चालू हुई है, यहाँ के लोग सारे परेशान हो रहे हैं। एक नले की जो दीवार है वो भी ढह चुकी है। मैं सुबह से यहाँ लग रहा हूँ। मैं भी एक समाज का कार्यकर्ता होने के कारण मैंने 5-7 बच्चों को पकड़ करके बचा भी दिए हैं और सुबह से मैं इस बस्ती के अंदर रोन कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी हिम्मत है। रही बात, इस दीवार को जल्दी से जल्दी बनाई जाए और इसका कार्य करवाया जाए। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं रणजीत जी हैं, और हमारे इस इलाके के अंदर सभी के घरों के अंदर पानी भर चुका है। अब जैसे पानी बंद हुआ है तो ये धीरे धीरे निकलता जा रहा है और हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। क्या नुकसान कितना हुआ? नुकसान यही है कि हमारे घर के जो सामने की दीवार थी वो ढस गई है। अब आते जाते अब हम कि वो रास्ता बहने वाला है। यहाँ से जादू करके लोग भी निकलते हैं, बहन बेटियाँ सभी निकलती हैं। हम बच्चों को पकड़ के उन बहनों को हम मना कर रहे हैं कि भाई इधर से मत जाओ। उस दीवार से हमारे को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी, और ये दीवार की वजह से पूरा नाले का पानी बाहर आ चुका है। ये आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। सर, ये रेलवे का जो लाइन है, नाला निकलता है, इसका पानी सारा ओवरफ्लो होकर के नगरे की बालूपुरा रोड वाली गली में आता है। दुकानों के सामने इतना करीबन कचरा जमा हो जाता है। गीली मिट्टी चिकनी, दुकानें नहीं खोल पाते। आप व्यवस्था देखो, यहाँ की सारी जगह पानी भरा हुआ है। निचली बस्तियों में जाकर के देखो पानी भर चुका है। इधर देखो दुकानों के अंदर पानी आ चुका है ना। अभी आप बरसात बंद होने के बाद में भी पानी की आवक है। वहाँ से जो नाले का पानी है वो क्रॉस होकर के आ रहा है अंदर गली के अंदर। निचास है, वहाँ पर पानी हो रहा है। आप देखिए दुकानें नहीं खोल सकते, धंधे के बिना बैठे। लोगों की ग्राउंड से इधर पानी आता नाले में, लोअर बस्ती के इधर, गुजर बस्ती के इधर हमारा पूरा पानी भरा जाता घरों के अंदर। अब निकलने की जगह नहीं, अब कैसे निकलेंगे सर? किस तरह से लोग छतों पर इतना पानी आ रहा है, बर्तन तिर रहे हैं। तो क्या करें सर, निकलने की जगह भी नहीं है, कैसे निकलेंगे? ये अलवर गेट की तरफ के इधर देख लो, हमारा इतना था पानी, 3 फीट पानी है। इधर भी बहुत समस्या हो रही है हमारे और निकलने की। नंगरे की तरफ भी इधर भी पानी ज़्यादा आ रहा। घर में 2-2 फुट पानी आ गया और सारे सामान गीले हो गए हैं। खाने पीने का कोई साधन नहीं है, कैसे बनाओ कैसे खाओ? रसोई में सब में पानी घुस गया। द्वार पर डूब गई आधी ज़्यादा। और मैं इधर देखना आया हूँ तो हमारे पास गाय तो नहीं डूब भी गई, इसलिए मैं इधर आया हूँ। तो मैं घर पर बाहर नहीं निकलता। मैं घर पर बच्चे अकेले, माँ को तो सबको छत पे बैठा रखा। जादूगर वाला गेट थाने के पास क्या हो गया आज? आज पानी नाला टूटा हुआ है सारा, डंडे टूटे पड़े सारे, नाला बंद हुआ है, न सफाई है न क्या। आपके सामने दिख रहा है। मेरे को मयूर स्कूल जाना है, सिक्योरिटी गार्ड हूँ वहाँ पर मैं, और पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो पूरी गाड़ी मेरी डूब जाएगी। चक्कर में मैं इधर ही खड़ा हूँ।
इसी तरह सावित्री चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, वैशाली नगर, एमपीएस स्कूल के सामने, शास्त्री नगर, पंचशील सम्राट अशोक उद्यान, जयपुर रोड और कई क्षेत्र भी जलमग्न हो गए। दिल्ली गेट, ऋषि घाटी, बाबूगढ़ से उफनता पानी गंज सर्किल और सुभाष उद्यान के सामने जाकर भर गया। तारागढ़ पहाड़ी क्षेत्र से बहते पानी के कारण दरगाह बाजार, नला बाजार नहर सा नजर आने लगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अन्य जगह भी पानी बहता रहा। स्टेशन रोड, मदार गेट, क्लॉक टावर से गांधी भवन तक समूची सड़क पर पानी का तेज बहाव रहा। रोडवेज बस स्टैंड, जयपुर रोड भी जमकर भीगे। अंदरूनी और बाहरी इलाकों में घरों और पहाड़ी इलाकों से बहता पानी नालों के सहारे आना सागर में पहुंचा। काची का नाला, आतेड़ का नाला, वैशाली नगर, जवाहर नगर, ओंकार नगर, तोपदड़ा नाला, स्केप चैनल और अन्य क्षेत्रों से नाले बहते रहे। कुल मिलाकर एक तेज बारिश ने ही अजमेर के विकास कार्यों की पोल खोल कर रखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर हुआ लबालब। पवित्र सरोवर के तीनों फीडर हुए ओवरफ्लो। लगातार पानी की आवक जारी, पुरोहितों के चेहरे खिले। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार अल सुबह से मूसलाधार बरसात का दौर जारी रहा। पवित्र सरोवर के तीनों फीडर अरसे बाद ओवरफ्लो हुए, जिससे सरोवर में पानी की आवक तेज गति से हुई और सरोवर के सभी कुंड डूब गए। गौघाट से बद्रीघाट तक कस्बे की सभी सड़कें जलमग्न हो गई। स्टोन रोड निर्माण कार्य के चलते सड़कें ऊपर होने के कारण जैन मंदिर से लेकर कपड़ा बाजार की दुकानों और मंदिरों में पानी घुस गया। वहीं निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई। सृष्टि के रचयिता जगतपिता ब्रह्मा की नगरी और तीर्थ गुरु पुष्करराज में बीते 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते पवित्र सरोवर के फीडरों से तेज गति से जल की आवक बनी हुई है। अनुमान के मुताबिक अब तक सरोवर के जलस्तर ने 18 फीट का आंकड़ा छू लिया है। कमोबेश 10 से 15 मिनट में 1 फीट के आसपास का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरोवर के फीडरों में अनुमानित 4 फीट के आसपास का गेज लिए बरसाती जल तेज गति से बहते हुए पवित्र सरोवर तक पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों, पुरोहितों व धर्मावलंबियों के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई है। इससे पहले पवित्र पुष्कर सरोवर में यात्रियों की स्नान व पूजा अर्चना के लिए ट्यूबवेल के माध्यम से पानी डाला जा रहा था, लेकिन अब इंद्र देवता मेहरबान हुए और पुष्कर में प्राकृतिक पानी की आवक शुरू हो गई। पवित्र पुष्कर सरोवर में पानी की आवक होने से जलजीवों को भी नया जीवन मिला। वहीं पुष्कर सरोवर का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं, यात्रियों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर छा गई। कस्बे के व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने सावन महीने में मेहरबान हुए मानसून और मानसून की कृपा से भरे तीर्थ पुष्कर सरोवर को लेकर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए बताया। प्रसन्नता का विषय है कि कल प्रातःकाल से ही रिमझिम के साथ में रात्रि में तेज प्रवाह के साथ में बारिश हुई। तीर्थराज में काफ़ी सारा जल आया है, परंतु पुनः वही सवाल आ जाता है। प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं को बार बार आग्रह करने के पश्चात भी वही बात आती है, ढाक के 3 पात। पुष्कर सरोवर में वही पूर्व की भांति गंदा जल पूरे नगर का जो प्रविष्ट होता है वो होता है। साथ ही यहाँ पर बने हुए तमाम होटल्स वगैरह जो यहाँ नाला क्षेत्र में बने हुए हैं, उन सभी की गंदगियाँ वही की वही यहाँ पर तीर्थ में आती है। वो मन को काफ़ी दुख पहुँचाती है। हमारा निवेदन है प्रशासन से कृपा करके उनकी नींद उड़े और इस और ध्यान दे करके कोई भागीरथी प्रयास आपके द्वारा किया जाए। जय पुष्कराज की। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कल सवेरे से जल्दी 5 बजे से जो रुक रुक के वर्षा का दौर चल रहा है और अभी भी जारी है, उससे सरोवर में लगभग अभी तक 10-12 फीट पानी आ गया है और अभी आवक जारी है और बरसात भी रुक रुक के चालू है। तो ये बहुत अच्छा है, खुशी की बात है कि पवित्र सरोवर में जो 2 साल पहले जो जल स्तर आया था उसके बराबर आ गया। सभी लोगों में खुशी का और हर्ष का माहौल है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वर्षा जारी रहे, लेकिन कोई भी जनहानि या कोई के वर्षा जनित हादसे में किसी को नुकसान नहीं हो। हमारी यही पुष्कराज से प्रार्थना है। कच्ची बस्ती में जो पानी भर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? और सर ये तो देखो, ये बरसात में ऐसा अक्सर होता रहता है। कई जगह मैं आपको एक बात बताऊं कि
कई ऐसे होते हैं कि जो जानबूझकर लापरवाही से होते हैं। जैसे 2 महीने पहले भी खुली डीपी में करंट दौड़ने से 2 गायों की मृत्यु हो गई थी, आज भी एक गौवंश की मृत्यु हो गई। ये एक लापरवाही के कारण जो मृत्यु या जो नुकसान होता है वो एक बहुत ही दुख की बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और जो कच्ची बस्ती या जहाँ भी पानी भरा है वहाँ इस पानी की निकासी का तत्काल कोई उपाय किया जाएगा। ये प्रशासन से हमारी प्रार्थना है। से पुष्कर राज महाराज की कृपा से 2 दिन से बहुत वर्षा हो रही है। रात भर के पानी से 12 फुट 14 फुट पानी आया है, और सरकार से ये आशा रखते हैं कि जो गंदा पानी जा रहा है इसको स्वच्छ बनाएं और ये गंदगी जो अंदर जा रही है इसको अंदर ना जाने दें। कि जो बरसात आई है बहुत बढ़िया, 2 दिन से पुष्कर राज की मेहरबानी से सरोवर भर रहा है। लेकिन साथ में तकलीफ दुख की बात यह है कि जो बाहर रोड से भराव गंदा पानी जो सरोवर में आ रहा है वो अति शर्मनाक है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये जो गंदा पानी बाजार का आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, प्रशासन को इसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरोवर में जो जल स्तर बढ़ रहा है इसको लेकर बहुत बढ़िया है, और सरोवर में जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसा ही बढ़ता रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बरसात नहीं, ऐसी 2-4 बरसातें और आनी चाहिए। 2 दिन से बहुत अच्छी पुष्कर सरोवर में पुष्कर राज में बारिश हो रही है, जिससे करीबन 10-12 फुट जल आया सरोवर में, और बहुत अच्छा सभी यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का, तीर्थ पुरोहितों का, सबका अच्छा है लग रहा है। और भी जल आने की संभावना है, लेकिन जो ये नगर के चारों ओर से ये जो सरोवर में जल आता है ये बड़ा दुखदायी है। ऐसा ही नहीं है, धार्मिक भावनाओं का आहत करता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए अति शीघ्र कोई कार्य करवाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।